वन वेलकम बैक टू एपी टीचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? डिस्कस करेंगे आज ब्लूम टैक्सोनॉमी का सेकंड पार्ट, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में हमने ज्ञानात्मक, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव पार्ट को यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट में, जिसमें अफेक्टिव और साइकोमोटर यानी कि भावात्मक और क्रियात्मक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी आप टीचिंग एग्जाम से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, चाहे सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, उन सब के लिए इक्वली हेल्प करेगा। तो आप सभी का स्वागत है। आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ये सीडीपी साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे संबंधित हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में सेकंड पार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकंड पार्ट है, हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हमने ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष को डिस्कस किया था। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, भावात्मक पक्ष, वो ब्लूम यहाँ पर जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण है, तो ब्लूम व उसके जो सहयोगी क्रोथवाल थे, ठीक है, क्रोथवाल एवं मारिया ने 1965 में इसको दिया था। यानी एकदम थोड़ा सा 10 साल आप आगे चले जाओ, या फिर कह सकते हैं कि जो उन्होंने दिया था भावात्मक जो पक्ष दिया था 1950 कितने में दिया था, 56 में दिया था। एकदम इसका अपोजिट कर दो। ये जो सेकंड पार्ट आया था भावात्मक पक्ष, जिसे हम कहते हैं भावात्मक पक्ष में जो दिया गया वो 1965 में दिया गया था। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात करें कि उसमें जो है 6 पद थे, जो हमने ज्ञानात्मक पक्ष किया है, जो बच्चे को ज्ञान देने से संबंधित होता है, बच्चे को सूचना प्रदान करने से संबंधित होता है। ठीक है, तो उसमें 6 पद थे, लेकिन इसमें कितने पद हैं? तो इसमें अगर हम पद की बात करें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 पद ये है। पहली बात तो ये हो गई। इनमें डिफरेंस से क्वेश्चन आते हैं कि जो भावात्मक पक्ष है वो कितने पदीय हैं, निम्नलिखित में से आपको बताना होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो पक्ष है बच्चे के भावात्मक पक्ष से जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि हमने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बच्चा कितना तैयार है, वो कितना अफेक्टिव उसको लग रहा है वो ज्ञान, उसके लिए वो उसका कितना इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। ज्ञानात्मक पक्ष से हमने क्या पढ़ा था कि बच्चे को हमें नॉलेज देनी है, ज्ञान देना है। ठीक है, और ज्ञान किस प्रकार से देना है, उसे ज्ञान देना है, उसे हमें अंडरस्टैंडिंग यानी कि बोध बनाना है, फिर उसको अनुप्रयोग करना है, फिर विश्लेषण करना है, फिर संश्लेषण करना है, उसके बाद में मूल्यांकन करना था। ठीक है, तो 6 पद थे पूरा का पूरा। लेकिन इसमें क्या है कि हमें सिर्फ बच्चे को ज्ञान देने से मतलब नहीं है कि क्लास में आया पढ़ा दिया किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं करना है। हमें बच्चे को, अगर वो पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है तो उसे तैयार भी तो करना है ना, क्योंकि ज्ञान दिया हुआ भी तो तभी याद रहेगा जब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होगा, प्रिपेयर होगा। तो सीधी सी बात है, उसे भावात्मक रूप से प्रिपेयर करना जरूरी है। तो यहाँ इस पक्ष में हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से बच्चों को भावात्मक रूप से हम तैयार करें, ताकि वो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो जाए, पढ़ाई को में इंटरेस्ट लेकर वो पढ़ाई करे। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना होगा, बच्चे का अटेंशन करना होगा, बच्चे का ध्यान खींचना होगा पढ़ाई की तरफ। क्या करना होगा? सबसे पहला जो हमारा काम है, हमें उसे जब तैयार करना है पढ़ाई के लिए, तो हमें क्या करना है, उसे अटेंडिंग यानी कि एक तरह से पढ़ाई की तरफ ध्यान खींचना है। तो उसके लिए हमें बहुत बेसिक काम करना होगा, ताकि बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगे, वो ध्यान दे आपकी तरफ। अगर बच्चा ध्यान देता है तो उसकी प्रतिक्रियाएं क्या रहेंगी? प्रतिक्रियाएं रहेंगी कि वो आपसे प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा, वो क्या करेगा कि साथ ही साथ, मतलब एक तरह से प्रश्न पूछने के साथ साथ में जो भी उसको पढ़ाया जाएगा उसको स्वीकार करेगा, वो ध्यान देगा, वो स्वीकार करेगा, वो प्रश्न पूछेगा और आपको फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा जो भी आप उसको पढ़ाओगे, और पढ़ाए हुए ज्ञान को परसीव करेगा, प्रत्यक्षीकरण करेगा। पूछ लेगा कि प्रत्यक्षीकरण का जो मुख्य गुण है, जो जो एक तरह की अनुक्रिया है, वो किसके अंतर्गत आती है? तो सीधी सी बात है, वो आएगी फर्स्ट, जो हमारा स्टेप यहाँ पर है, जिसे हम अटेंशन कह रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि ध्यान देना। ठीक है, बात समझ रहे हो ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? बात करें अनुक्रिया की, हमने ये बेसिक काम कर दिया है, बच्चों में भाव को जगा दिया है, पढ़ाई के लिए उसको इंटरेस्टेड कर दिया है। अब बच्चे पढ़ने के लिए तो तैयार हो गया। ठीक है, अब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो गया तो उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी देंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी देंगे, जिससे कि वो क्या करे, रेस्पोंड करे। जिससे क्या करे, रेस्पोंड करे।
यहाँ पर ये जो है रेस्पॉन्ड बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने उसको जो पढ़ाने के लिए तैयार किया है, क्या वो अनुक्रिया कर रहा है, क्या वो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स कर रहा है, रेस्पॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर बच्चा रेस्पॉन्ड करेगा, वो इन्वॉल्व हो चुका है, आपने जो पढ़ने के लिए उसे तैयार किया है, अब वो आपकी दी हुई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो सीधी सी बात है वो आज्ञा पालन करेगा, आप जो भी बात उसे कहोगे उसे वो करेगा, वो अभ्यास करेगा, आपकी दी हुई एक्टिविटी को वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अभ्यास करेगा। ठीक है, तो इस तरह की मतलब उसमें जो है एक तरह की प्रतिक्रियाएं रहेंगी। बात करें कि लेवल फिर तीसरे लेवल पर जाता है कि हमने यहाँ तक बच्चे को तैयार कर लिया, एक्टिविटी में डाल दिया, फिर हम करेंगे आकलन। आकलन का मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे वैल्यू, एक तरह से मतलब बच्चे में जो वैल्यूज है उनको डेवलप करेंगे। वैल्यूज का मतलब यहाँ पर यह है कि फाइनली बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में बन पा रहा है, बच्चा किस चीज में रुचि ले पा रहा है। अगर हमने बच्चे को जो है उसका ध्यान पढ़ाई में लगा दिया, फिर हमने किसी एक्टिविटी में डाल दिया, फिर फाइनली यहाँ पर आता है वैल्यू। वैल्यू ये हमें पता करना होगा कि बच्चा किस चीज में जो है इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें पता चला कि वो जो है किसी भी बात को सैद्धांतिक रूप से तो कम समझता है, लेकिन टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकली तरीके से बहुत जल्दी समझ जाता है, उसका जो एक तरह से दिमाग है वो कंप्यूटराइज्ड है, वो इस तरीके से चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। उसे सैद्धांतिक रूप में हम कोई चीज़ समझाए तो नहीं समझ में आती है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा वो इंटरेस्ट लेता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको टेक्निकली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक, तो फिर क्या हम करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट लेवल आता है वो होता है संगठन, यानी कि उसी तरह की चीजों को हम इकट्ठा करेंगे और उसी तरह की चीजों से उसे पढ़ाएंगे, जिससे कि हम क्या है कि एक नया मतलब उसके लिए एक आधार तैयार करेंगे ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन करना, ये आप सभी जानते हैं। फिर लास्ट लेवल जो आता है भावात्मक पक्ष का, वो आता है मूल्यों का चरित्रीकरण या विशेषीकरण। फाइनली हमें एक उस बच्चे को उसमें अच्छे भाव विकसित करके उसका चरित्र निर्माण करना है, उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, सीधी सी बात है, उसे समाज में रहना है, तो उसके चरित्र का निर्माण करना होता है। भावात्मक देखो, ज्ञान देने से ही बच्चों को कोई मतलब चीजें सिद्ध नहीं होती है, हम उन्हें अच्छे अच्छे मूल्य भी सिखाते हैं, अच्छे अच्छे वैल्यूज सिखाते हैं, ताकि उनको अच्छा उनका कैरेक्टर बने। तो फाइनली हमारा जो टारगेट होना चाहिए उसे एक अच्छा इंसान बनाने का होना चाहिए। एक अच्छा इंसान हम तभी उसे बना पाएंगे कि हमें जो है उसे उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ खींचना है, दूसरा उसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जिससे कि उसका ध्यान लगे, उसे इस तरह का मतलब रेस्पॉन्ड करे, ये भी ज्यादा जरूरी है। फिर उसमें जो वैल्यू जो जन्म लेंगी, जो एक तरह से हमें उसके इंटरेस्ट का पता चला है कि किस तरह की चीज़ों में इसको इंटरेस्ट है, तो वो पता करने के बाद में हमें संगठन करना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, यानी कि उस तरह की चीज़ों का ही कलेक्शन करके उसको पढ़ाना है। और जिस तरह की चीज़ों से उसको जुड़ाव है, लगाव है, यानी कि वो पसंद करता है। ठीक, और फाइनली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, उसे अच्छे अच्छे वैल्यूज सिखाना, उसका मतलब एक अच्छा चरित्र निर्माण करना। तो ये हमारा जो है फाइनली टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसे फाइनली उसमें इस तरह के मतलब वैल्यूज को डेवलप करते हैं। तो ये पूरा का पूरा भावात्मक पक्ष का 5 पदीय यहाँ पर हमने पूरा विवरण समझा है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मिक्सअप करके देखता है आपके ज्ञानात्मक पक्ष में, जैसे कि हमने 6 पद पढ़े थे, ज्ञान, बोध, फिर उसमें जो है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर उसमें से क्या करेगा कि क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में से भावात्मक पक्ष में इसमें से शामिल नहीं है। तो भावात्मक पक्ष में आप देख रहे हो उसमें से आपके सामने 5 है, पांचों के पांचों आपको पता है, लेकिन उस भावात्मक पक्ष में अगर कोई ज्ञानात्मक पक्ष का आपके सामने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनुप्रयोग उसने रख दिया है किसी ऑप्शन में, तो सीधी सी बात है आपको पहचान होनी चाहिए, ये भावात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है, ये तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। तो आप इसका आंसर मतलब इस तरीके से ले लोगे। ठीक है, बात क्लियर हुई, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। और ये
जो मतलब एक तरह से जो मतलब दिया गया था, ये ब्लूम के सहयोगी क्रॉथवाल और मारिया के द्वारा ये दिया गया था 1965 में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं निश्चित तौर पर। अब बात करेंगे इसका जो तीसरा पक्ष है, जिसे हम कहते हैं कि तीसरा पक्ष क्रियात्मक पक्ष है, जिसका वर्गीकरण जो किया था सिम्पसन ने किया था 1966 में, और हैरो ने किया था कब, 1972 में। तो दोनों ने मिलकर दिया है जो तीसरा पक्ष है क्रियात्मक पक्ष जिसे हम कहते हैं। तो उसका विवरण दिया था सिम्पसन एवं हैरो ने। ठीक है, तो सिम्पसन ने कब दिया था, 1966 में दिया था, और हैरो ने 1972 में इसको प्रस्तुत किया था। बात करें कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें भी 6 पद हैं ज्ञानात्मक पक्ष की तरह। ठीक है, इसमें भी 6 पद है ज्ञानात्मक पक्ष की तरह, और ये थोड़ा सा मतलब उनके मुकाबले कंपैरेटिवली कम इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये उसका एक तरह से हमारा जो शैक्षिक उद्देश्य है उसका हिस्सा है, और इस वजह से हम इसको भी पढ़ते ही हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्ञानात्मक पक्ष के। मैं बता दूं, सेकंड पर आएगा इंपॉर्टेंट आपका भावात्मक पक्ष। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, ये है फर्स्ट आपका जिसे अब देखो, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ज्ञानात्मक पक्ष में हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उसके कह सकते हैं कि मेंटली उसको प्रिपेयर हमने, मतलब एक तरह से मानसिक संक्रिया जिसमें यूज होती है, कि हमें सिर्फ बच्चे को ये नहीं देखना है कि वो कितना बुद्धिमान है ना, चीजों को कितना समझ लेता है, चीजों को कितना याद रख लेता है। सिर्फ उसे मानसिक रूप से ही नहीं देखना है, उसे भावात्मक रूप से ही सिर्फ तैयार करके नहीं छोड़ देना है कि तुम्हें जो है एक पढ़ने के साथ साथ एक अच्छा बच्चा भी बनना है, और जो है आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको मतलब अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। ज्ञानात्मक रूप से तैयार कर लिया है बच्चे को, भावात्मक रूप से तैयार कर लिया है पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक और भावात्मक में तैयार हो गया, लेकिन एक्टिविटी कुछ नहीं करता है, यानी कि आपने उसको कक्षा में पढ़ा दिया, ज्ञान दे दिया, तो उसने अचीव कर लिया। आपने जो है उसे प्रिपेयर कर दिया कि आपको ये सब कुछ समझना ही है, याद करना है, तो सीधी सी बात है वो भावात्मक रूप से भी तैयार हो गया। लेकिन आपने दिया उसको होमवर्क, और होमवर्क वो घर जाके कर नहीं रहा है। ठीक है, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, अपनी बॉडी को मूव नहीं कर रहा है, अपनी बॉडी का अंग संचालन नहीं कर रहा है। तो ये अंग संचालन को डेवलप करने के पक्ष से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि हमें बच्चों को एक्टिव भी बनाना है फिजिकली, ताकि वो क्या करें कि फिजिकली एक्टिव हो, अपने जो है हर सब तरह के मूवमेंट में परफेक्ट हो, और एक तरह से बच्चे को एक्टिव करना है। ठीक है, क्लास में बैठा है बच्चा, सब तरह के आंसर दे देता है, लेकिन एक तरह से डमी की तरह बैठा रहता है। तो हमें ऐसा बच्चा नहीं बनाना है, हमें बच्चे को फिजिकली भी मतलब एक्टिव बनाना है, ताकि वो अपने जो है हर तरह के मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको तैराकी सिखाएं, डांस सिखाएं, और या फिर कुछ भी मतलब स्पोर्ट्स की चीजें, मतलब कुछ भी उसको गेम सिखाए, कुछ भी सिखाए, तो वो उस चीज में भी मतलब कहीं ना कहीं अपना योगदान, और उसमें भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है प्रतिपादन अपना कर पाए। ठीक है, तो हमें 3 पक्षों पर काम करना होता है, ये तीसरा पक्ष है। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें पता चल गया है कि बच्चा कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना होमवर्क तक घर से करके नहीं लाता है, वैसे बच्चा इंटेलिजेंट है। ठीक है, वैसे बच्चे से पूछे कि तुम जो है पढ़ने के लिए तैयार हो, सीधी सी बात है वो पढ़ने के लिए तैयार है, रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, तभी तो चीजें याद रह जाती है। लेकिन होमवर्क करना उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उससे पूछे कि उसको मतलब क्या है कि आलस आता है, मतलब बॉडी में सुस्ती है, एक तरह से बॉडी में सुस्ती है, तो उसको भी हमें दूर करना है। उसके लिए भी हमें जो है एफर्ट करना पड़ेगा, और बच्चे को क्रियात्मक रूप से भी तैयार करना होगा, उस पक्ष पे भी हमें ध्यान देना होगा। तभी हमारा जो है जो शैक्षिक उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें जो बेसिक काम करना होगा वो करना होगा सहज क्रियात्मक अंग संचालन, यानी कि उसे बेहद आसान, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल काम देना होगा, जिससे कि वो सहज यानी कि आसानी से अंग संचालन कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी उंगलियां मूवमेंट करे, जैसे ब्लॉक्स बनाना, इस तरह के मतलब छोटे छोटे मतलब उसको काम दे। ठीक है, तो जिससे क्या है कि उसका अंग संचालन होगा। फिर उसे थोड़ा सा मतलब टफ हम काम करें देंगे, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि उसको आधारभूत अंग संचालन यानी कि बेसिक कोई काम देंगे। ठीक है, बेसिक काम देंगे। बेसिक में क्या होगा कि बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें बच्चे को हम क्या करेंगे कि उछलना, कूदना, ठीक है, इस तरीके की एक्टिविटी उसको देंगे, ताकि जो है थोड़ा बहुत वो मूवमेंट करना सीखे।
उसके बाद उसको देंगे शारीरिक योग्यताओं वाले काम, यानी कि जिसमें फिजिकली फिजिकली वो एक तरह से शारीरिक योग्यताओं में कह सकते हैं कि जैसे उसको इस तरह के काम देंगे कि जिसमें कुछ ना कुछ उसे अपनी फुल बॉडी की एक्टिविटी करनी है, जिसमें पूरा परफॉर्मेंस बॉडी का उसे दिखाना है। ठीक है, अब उसमें दौड़ना हम कह सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं इस तरीके से, उछलना कूदना ये सब तो हो ही गया है। उसमें दौड़ना मतलब जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो, सिर पे हाथ नहीं चल रहे हैं। अगर आधारभूत की हम बात करें तो उसमें हाथ पैर चल रहे हैं इस तरीके से, बच्चा एक बार उछल रहा है, बच्चा एक बार हाथ पैर हिला रहा है। अगर शारीरिक योग्यताओं की बात करें तो फिजिकली उसमें जो है परफॉर्मेंस के लिए उसे या तो दौड़ना कह सकते हैं, या फिर तैरना कह सकते हैं, या फिर कुछ भी मतलब इस तरीके के एक्टिविटी में हम उसको उतारेंगे। ठीक, और इस तरह का परफॉर्मेंस देने के बाद में अब प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, प्रत्यक्षीकरण योग्यताओं में हम उसे इस तरह का मतलब टास्क देंगे जिसमें कि बच्चा एक तरह से जैसे कोई मैच उनको दे दिया, कोई टास्क दे दिया जिसमें उसको वो परसीव करे कि अपनी बॉडी को किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो प्रत्यक्षीकरण में जो है एक इन्वायरमेंट हम ऐसा पैदा करते हैं जिसमें वो अपनी ज्ञानेंद्रियों, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो है अपनी अपनी बॉडी को कहाँ पर किस टाइम पर एक्टिव करना है, यूज करना है, तो ऐसा परफॉर्मेंस वो करने के काबिल हो जाए। फिर कौशल युक्त अंग संचालन में ये होता है कि अब बच्चे को हम इतना एक्टिव कर चुके हैं कि अगर हम उसे तैराकी में, डांस में, या फिर जो कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत से बच्चों को एनसीसी मतलब में उतार दिया जाता है, उनकी उनसे परेड कराई जाती है। ठीक है, नाव चलाना या फिर तैरना, इस तरह की उनको एक्टिविटी हम दे सकते हैं जिससे वो स्किल युक्त काम कर पाए, यानी कि स्किल्ड मूवमेंट कर पाए। यानी अब बच्चा इतना तैयार हो चुका है ना, इतना मतलब वो अंग संचालन हम उसका कर चुके हैं, इतना उसको एक्टिव बना चुके हैं कि उसको कोई ना कोई हम स्किल्ड परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और स्किल्ड मूवमेंट के लिए अब बच्चा तैयार हो चुका है, वो इस तरह की एक्टिविटी कर सकता है। तो फाइनली हम उसे इस लेवल तक अगर ले आए हैं जिसमें कि बच्चे में एक कला का डेवलप हो रहा है, वो भी फिजिकली मूवमेंट करने वाली का। ठीक है, तो ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है आगे चलकर वो इस तरीके का उसमें इस लेवल का मतलब अंग संचालन पैदा हो जाए, ताकि वो आगे जाकर कोई ना कोई मतलब एक कैरेक्टर रोल करे। ठीक, मतलब अपने आप को इस तरीके से साधना, इस तरीके से मतलब तैयार करना, ताकि उसमें जैसे जैसे हीरो होते हैं, हीरो में क्या होता है कि एक एक तरह की मतलब जो होता है, एक कला होती है, क्वालिटी होती है कि वो अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से मूव करने में सक्षम होते हैं। जैसे जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो भौएं होती हैं, हर कोई अपने इस तरीके से भौएं नहीं मटका सकता है। ठीक है, भाव भंगिमा बनाना जिसे हम कहते हैं, तो वो कब होता है, जब बॉडी में लचक हो, जब बॉडी में मूवमेंट की आपकी कला हो। ठीक है, आपने कभी बॉडी बॉडी मूवमेंट तो किया ही नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि डायरेक्ट आप जो है इस तरीके से भौएं ऊपर नीचे चढ़ाना आपका इतना इजी हो जाएगा, इतना आसान हो नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे में भावात्मक रूप से भी बच्चा संकेत करना सीख जाए। बच्चा जो है चित्रांकन, यानी कि कोई ना कोई मतलब जो कह सकते हैं कि उसको एक तरह से हीरो रोल प्ले जिसे हम कहेंगे कि इतना मतलब परफेक्ट उसको बना देना है। ठीक है, और ये मतलब क्वालिटीज उसमें डेवलप करने का हमारा टारगेट होता है। तो सांकेतिक संप्रेषण वो सीख जाए, सांकेतिक संप्रेषण से मतलब है कि इशारों में बात करना। ठीक है, तो ये फाइनली इसकी हाई स्टेज होती है, लास्ट स्टेज होती है, तो ये भी 6 चरणों से गुजरता है। ये कुछ मतलब लॉजिकल नहीं है, इतना लॉजिकल नहीं है जितना कि ज्ञानात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष है। इस वजह से इससे क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो कम लॉजिकल होने की वजह से। लेकिन अगर बात करें कि बच्चों को, हाँ हम इससे बात से सहमत है कि उसको जो है एक्टिव बनाना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हुई ये बात। अब बात करेंगे कुछ इसी से संबंधित महत्वपूर्ण, जो कि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार हमने शैक्षिक उद्देश्यों को समझ लिया है, अब शिक्षण के स्तर भी समझ लेते हैं। शिक्षण के स्तर होते कितने हैं, क्योंकि इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए
इस वजह से मैंने इस मैटर को इसी वीडियो में जो है एक साथ में रखा है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षण स्तर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। टीचिंग लेवल जिसे हम कहते हैं 3 प्रकार के, मेमोरी लेवल, बोथ इन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। इनका कहने का मतलब ये होता है कि शिक्षण स्तर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो कितने होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 होते हैं। फिर बात करें कि सबसे पहला कौन सा होता है, बेसिक जिसे हम कह सकते हैं, ये बेसिक होता है एक तरह से, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और ये जो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये मॉडरेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। और ये जो चिंतन लेवल होता है, ये हाई लेवल होता है। ये क्या होता है, हाई लेवल होता है शिक्षण का, ये हाई लेवल होता है। अब बात करें कि इस लेवल में क्या होता है, जो स्मृति लेवल होता है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है ना, ज्ञानात्मक पक्ष, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत समझने वाली बात है। जो शिक्षण स्तर आते हैं ना, तो ज्ञानात्मक पक्ष का आप इसको एक हिस्सा कह सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि जैसे आप बच्चों को ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो सबसे पहले जो नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, वो इस लेवल की देते हैं ताकि बच्चा उस ज्ञान जानकारी को याद रखने में सक्षम हो जाए। आप डायरेक्ट समझाने के स्तर पे नहीं जाते हैं, आप बेसिक सी जानकारी देते हैं, बहुत ही बेसिक सी, कि कल आप इनको याद करके लाएंगे। क्योंकि आप क्या चाहते हैं, आप उसका मेमोरी लेवल देखना चाहते हैं। तो जब भी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो सबसे बेसिक जो शिक्षण बच्चों को कराना चाहिए, वो मेमोरी लेवल का कराना चाहिए, स्मृति लेवल का, ठीक है, मेमोरी लेवल का कराना चाहिए। फिर हमें दूसरा जो लेवल है, बच्चे को इस लेवल पर बाद में लाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल में यानी कि बच्चों को, जब बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, तो बच्चों को हम याद करने की चीजें कम देते हैं और समझाने की चीज हम उनको ज्यादा समझाते हैं। आपने देखा होगा, आप प्राइमरी लेवल पर हम हमेशा क्या करते हैं कि मेमोरी लेवल की चीजें देते हैं, उनको कुछ भी ऐसा खास नहीं समझाते। लेकिन क्या करते हैं कि जब बच्चे थोड़ा सा उच्च प्राथमिक में आ जाते हैं, तो उनका जो लेवल है अंडरस्टैंडिंग, बोध स्तर लेवल पर बच्चे को हम पढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसको समझाने की चीजें मतलब ज्यादा करवाते हैं। फिर तीसरा लेवल जो होता है, जो जो हम हाई क्लास में, या फिर कह सकते हैं कि हम उच्च स्तरीय क्लासों में इनको इस्तेमाल करते हैं, इस लेवल को टीचिंग के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर एक चिंतन विकसित हो चुका होता है, तो वहां पर हम पढ़ाने का तरीका रिफ्लेक्टिव लेवल का अपनाते हैं, ताकि बच्चे चिंतन करके, उनमें तर्क विकसित हो चुका है, अब वो सोच विचार कर सकते हैं। तो चिंतन लेवल की जो पढ़ाई कराई जाती है, वो उच्च स्तर की पढ़ाई होती है, ठीक है। बोध स्तर की जो है, वो हम माध्यमिक में या फिर उच्च प्राथमिक में हम इसको यूज करते हैं। और स्मृति लेवल की पढ़ाई को हम प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षण के इस तरीके को अपनाते हैं। तो ये शिक्षण के लेवल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसी के अंतर्गत हम समझेंगे जो इंपॉर्टेंट है, हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना। जो हर्बर्ट थे, इन्होंने पंचपदी पाठ योजना दी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पंचपदीय पाठ योजना किसने दी, तो सीधे आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने दी। तो इन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने ये कहा था कि हर्बर्ट ने शिक्षण के स्मृति लेवल पर, ध्यान देना अभी हमने डिस्कस किया है, हर्बर्ट ने शिक्षण के स्मृति लेवल की संरचना में प्रमुख 5 पद बताए हैं। यानी कि अगर हम मेमोरी लेवल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले तो एक टीचर को पढ़ाने से, क्लास में जाने से पहले एक प्रस्तावना तैयार करनी चाहिए, ठीक है, तैयारी कर लेनी चाहिए जो वो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, उसको प्रस्तुतिकरण करना चाहिए बच्चों के सामने। जब प्रस्तुतिकरण हो जाए तो क्या करे कि तुलना करे। तुलना कैसे करे, तुलना ये करे कि उनके पास में जो प्रीवियस नॉलेज थी और आपने जो अभी उनको ज्ञान दिया है, जो प्रस्तुतिकरण किया है, वो कितना आपका मतलब एक तरह से उसमें कितना अंतर है, या फिर कह सकते हैं कि वो कितना उपयोगी सिद्ध हुआ है। बात करें सामान्यकरण, सामान्यकरण का जो 4th लेवल है, यहाँ पर बच्चों को सब तरह की चीजों का निष्कर्ष निकाल कर बताएं फाइनली, ठीक। और प्रयोगात्मक या अभ्यास, फिर उनसे लास्ट में प्रयोगात्मक या अभ्यास करके मतलब चीजें करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको क्या बता रहे हैं कि पृथ्वी गोल होती है,
ठीक है, या आप उनको सिखाना चाह रहे हैं। तो जब आप उनको सिखाना चाह रहे हैं तो आपने अपनी प्रस्तावना तैयार करके आप लाए हैं, तैयारी की है, फिर उसको प्रेजेंट किया है क्लास में, चाहे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, चाहे किसी भी तरीके से माध्यम से आपने उनके सामने, बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट किया है, प्रस्तुतिकरण किया है। फिर बच्चों से जो आपने स्टार्टिंग में सवाल पूछे थे, तो पूर्व ज्ञान जो उनका लिया था कि पृथ्वी गोल होती है तो किसके जैसी दिखती है, अगर गोल होती है, चपटी होती कैसी होती है, तो बच्चों ने जो भी आंसर दिए थे, अब जो आप उनको जानकारी प्रस्तुतिकरण आप दे चुके हैं, तो उसमें आप कितना अंतर पा रहे हैं, ये भी आपको तुलना करनी है। फिर फाइनली आपको निष्कर्ष बताना है कि ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी गोल क्यों है, ये सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण में आप उसे और एग्जाम्पल दे सकते हो कि जैसे आपकी मम्मी की रोटी भी गोल है, आपकी मम्मी की बिंदी भी गोल होती है, आपकी मम्मी की चूड़ी भी गोल होती है। तो इस तरीके से सामान्यीकरण मतलब और एग्जाम्पल आसपास के देकर आप उनको चीजों को जोड़कर बच्चों से बता सकते हो। फिर प्रयोग या अभ्यास करके मतलब इस तरह की और कौन सी चीजें आप बना सकते हैं, या फिर आप प्रयोग करके मुझे बताओ, दिखाओ, ठीक है। जैसे पेपर से ही गोला बनवा दो उन पे, जिस तरीके से भी है, जो कुछ भी है। तो इस तरीके से प्रयोग और अभ्यास भी बेहद जरूरी है, जो इसका एक आवश्यक पार्ट है। तो ये सामान्यकरण जो मतलब हार्वर्ड की पंचपदीय योजना है, इनसे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि निम्नलिखित में से हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ योजना में से निम्नलिखित में से कौन सा पद इसके अंतर्गत नहीं आता, या फिर इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। या फिर प्रथम पद क्या है, जहां पर प्रथम पद से क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना है कि प्रथम पद है प्रस्तावना या तैयारी, और लास्ट पद क्या है कि आपसे पूछेगा कि सामान्यकरण का क्या अर्थ है। हार्वर्ड की पंचपदीय जो पाठ योजना, उसमें सामान्यकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किए है पूरा का पूरा ज्ञानात्मक पक्ष हम डिस्कस कर चुके हैं, भावात्मक पक्ष को डिस्कस किया है, और साथ ही साथ हमने जो है क्रियात्मक पक्ष को भी डिस्कस किया है और समझा है शिक्षण के लेवल को, हार्वर्ड की पंचपदीय योजना को, ठीक है। अब इसी के साथ में हम समझते हैं, अब इसी में हम आगे समझेंगे काफी इंपॉर्टेंट इन्हीं से संबंधित क्वेश्चनों को, जिससे कि आपके सभी तरह के डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो भी अभी तक हमने जो थ्योरी यहाँ पर समझी है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है, सत्तावादी स्तर जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, उसका जो सत्तावादी स्तर है वो क्या है। शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधाना अध्यापक केंद्रित, या फिर अनुभव केंद्रित। तो जब सत्तावादी की बात करते हैं, जैसा कि हमने इसके जो शिक्षण का जो सब फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस की थी, तो उसमें कुछ बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित पद्धतियों को हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सत्तावादी मतलब स्तर होता है, जहां पर जो टीचिंग हो वो शिक्षक केंद्रित हो, तो हम उसको सत्तावादी स्तर बोलेंगे, ठीक है। यानी कि तरह से जहां पर टीचर का कंप्लीटली रोल हो, तो उसको हम सत्तावादी शिक्षण कहेंगे। बात करें कि सेकंड क्वेश्चन है कि स्मृति स्तर, जो अभी हमने 3 प्रकार के शिक्षण के स्तर डिस्कस किए हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव, यानी कि परावर्तक लेवल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो 3 स्तर हमने डिस्कस किए हैं। तो मेमोरी लेवल यानी कि स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो जॉन एफ हर्बर्ट है, या फिर एच सी मॉरिसन है, या फिर नेड ए फ्लंडर्स है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने डिस्कस किया, तो आंसर हो जाएगा जॉन एफ हर्बर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक यानी कि जो ज्ञानात्मक हमने कॉग्निटिव पक्ष पढ़ा था, जिसे हम ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, जिसमें हमने 6 स्तर को डिस्कस किया था। तो उसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे जो निम्न स्तर का है वो न्यूनतम स्तर आपको बताना है। तो न्यूनतम स्तर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये तो हाई लेवल होता है, ये उच्च स्तर यहाँ पर लास्ट में होता है, और निम्न स्तर होता है ये वाला। तो निम्न स्तर आपसे न्यूनतम स्तर पूछ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा ज्ञान। क्या आएगा, ज्ञान, क्योंकि पहले ज्ञान आता है, फिर बोध आता है, फिर यहाँ पर आएगा आपका अनुप्रयोग, ठीक है, अनुप्रयोग आ जाएगा, फिर आपका आएगा विश्लेषण, विश्लेषण, फिर आएगा संश्लेषण, संश्लेषण, उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में आता है मूल्यांकन, ठीक है। इस तरीके से 6 पद इसमें रहते हैं। तो सबसे न्यूनतम पूछा है, तो सीधी सी बात आपका ज्ञान हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि स्मृति स्तर एवं बोध स्तर, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर यानी कि शिक्षण के जो 3 स्तर है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के
शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जब हम टीचिंग के 3 स्तर पढ़ते हैं, जिसमें सबसे जो पहला होता है वो स्मृति स्तर होता है, दूसरा होता है बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा होता है आपका रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतन स्तर। रिफ्लेक्टिव या फिर परावर्तक हम इसको कहेंगे, या फिर चिंतन स्तर हम इसको कहेंगे। इनमें सबसे उभयनिष्ठ कौन सा है? सामान्यीकरण है, क्योंकि अभी हमने हर्बर्ट का जो पढ़ा वो स्मृति स्तर का हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा, पूरा डिस्क्रिप्शन उसने समझाया है कि चिंतन सॉरी स्मृति लेवल पर बच्चों को किस प्रकार से बढ़ाएंगे, तो उसमें बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने पूरे की पूरी मतलब 5 पदी उसकी जो योजना को पढ़ा है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? वो है प्रस्तुतिकरण, यानी कि सबसे ज्यादा जो मेन चीज है वो है बच्चों को आप जानकारी किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी के आधार पर आपको मूल्यांकन करना है, आकलन करना है, उसी के आधार पर आपको सामान्यीकरण करना है, वो उसी पर डिपेंड करता है ना, कि आप जानकारी किस तरीके से उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसी से उनकी समझ बनेगी, उसी के आधार पर उनका आकलन का निष्कर्ष निकलेगा, उसी के आधार पर सामान्यीकरण आप कर पाएंगे। तो ये सबसे मेन है। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन की, कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अवबोध स्तर यानी कि वही आपका अंडरस्टैंडिंग सॉरी अवबोध स्तर जिसे हम कहते हैं कि जिसमें हमने एक तरह से जो मतलब ज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा था, ज्ञानात्मक पक्ष का ही एक तरह से उसको अवबोध स्तर भी बोल देते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष को। ठीक है, तो अवबोध स्तर में के शिक्षण में शामिल है तो क्या है? अन्वेषण, तुलना, अनुप्रयोग या फिर पृथक्करण। तो अगर हम उसकी बात करें जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, ज्ञान, फिर बोध जिसे अवबोध भी बोलते हैं, फिर अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, और लास्ट में आता मूल्यांकन, तो उसमें यहाँ पर जो यहाँ पर मैच हो रहा है वो है अनुप्रयोग। तो ये अवबोध स्तर शिक्षण में शामिल होता है। ठीक है, बात करें 6 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो हमने 3 स्तर पढ़े हैं ना, तो कौन कौन से है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति, चिंतनशील या फिर समझ। तो सीधी सी बात है, स्मृति लेवल भी है, चिंतन लेवल भी है, अंडरस्टैंडिंग लेवल भी है, लेकिन विभेदीकरण लेवल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शिक्षण का है? कौन सा स्तर शिक्षण का है? तो सबसे पहले आता है मेमोरी, फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी को हम स्मृति कह देते हैं, और अंडरस्टैंडिंग को हम बोध लेवल कह देते हैं, रिफ्लेक्टिव को हम परावर्तक बोल देते हैं। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर? तो परावर्तक है या फिर अंतक्रियात्मक है या प्रेक्षेपण या फिर संकलित है? तो सीधी सी बात है, आंसर हो जाएगा हमारा परावर्तक। ठीक है, ये बात समझे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर आपको बताना है, स्मृति, अवबोध, परावर्ती या फिर दूरवर्ती स्तर। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो सीधी सी बात है, स्मृति लेवल भी है, अवबोध भी है, परावर्ती भी है, लेकिन दूरवर्ती लेवल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण करने की, या अधिगम को निर्देशित करने की, या फिर अनुदेशन देने की, या फिर शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो जो शिक्षण अधिगम है उसको सरलीकरण करने की शिक्षण अधिगम एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो लास्ट में हमने टॉपिक डिस्कस किया है उससे संबंधित है। बाकी ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाती तो इसलिए इसमें हमने मेंशन नहीं किए हैं। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? तो जो जॉन स्मिथ है, जैसा कि हमने पहले वीडियो डिस्कस भी की थी, तो उसमें हमने पूरा मतलब पूरा प्रोसेस पढ़ा है शिक्षण का। तो स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है? जैसा कि वो बताते हैं कि टीचर, और जैसे कि स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है एक तरह से जो टीचर का रोल रहता है वो मेन है, और इसमें से जो कार्यवाहक होगा वो टीचर होगा, जो इम्पोर्टेंट मतलब एक तरह से भूमिका निभाएगा, वो कार्यवाहक कौन निभाएगा? वो शिक्षक निभाएगा। कौन निभाएगा? शिक्षक निभाएगा। बात करें कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारीवादी होगा, या फिर विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे,
और या फिर केवल लिखने पर बल होगा, तो उपयुक्त सभी। तो कम प्रभावशाली, इन सभी जो लक्षण है ये अगर होते हैं तो सीधी सी बात है शिक्षण कम प्रभावशाली होगा। अगर शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, यानी कि वो सिर्फ अपनी अपनी चलाएगा, बच्चों पर ध्यान नहीं देगा, बच्चों की नहीं सुनेगा, साथ ही साथ बच्चे भी निष्क्रिय हो जाए और केवल लिखने पर ध्यान दे, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे, तो ये सभी जो है नकारात्मक पक्ष है और इस वजह से जो शिक्षण है कम प्रभावशाली होगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और हम डिस्कस करेंगे शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन या फिर नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन या फिर विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। तो जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए वो ये रखना चाहिए कि बच्चे एक्टिव है या नहीं है, बच्चे पढ़ाई में सक्रिय रूप से सहभागी यानी कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनुशासन या नियमित रखने से ही पढ़ाई जो है सफल नहीं होती। गृह कार्य की जो है होमवर्क को इतना इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है, वो इतना ज्यादा मतलब जरूरी भी नहीं है। अगर जरूरत से ज्यादा होमवर्क दे देंगे वो भी नेगेटिव है, नहीं दोगे वो भी नेगेटिव है। तो एक तरह से मीडियम उसको देना चाहिए। विषय वस्तु की कठिनाई स्तर नहीं, ज्यादा से ज्यादा टफ पढ़ाकर हम चीजों को कभी भी मतलब शिक्षण अच्छा नहीं करा सकते हैं। तो हमें क्या है कि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि बाकी चीजों पर बाद में ध्यान देना है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि बच्चे आपकी पढ़ाई में एक्टिव है भी नहीं है, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो इंटरेस्टेड है या नहीं है। ठीक है, ये जरूर देखना है। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने समझा पूरा का पूरा ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझा है, शैक्षिक उद्देश्यों को समझा है, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम बाकी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लगन से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, आपकी पढ़ाई और मेहनत जरूर सफल होंगी, रंग लाएंगे एक दिन। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी का ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लोगों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।